जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका लोअर का जो एग्जामिनेशन की डेट है वो बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। आप सभी अपनी प्रयास की कड़ियों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भी उसमें यह एक सहयोग की भूमिका है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आपके मस्तिष्क से विस्मरण की अवस्था में ना आने पाए, इसके लिए हम उसमें दोहराव या उसके लिए बार बार रिवीजन जैसे कॉन्सेप्ट पर काम करते रहते हैं। तो ये आपका एक रिवीजन क्लास के रूप में चल रहा है, जिसमें से कि आप पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं और हम शुरू से आपके कदम ताल करते हुए आपके अंतिम छोर तक, आपके जो पाठ्यक्रम के अंतिम छोर तक आपका सहयोग देते रहेंगे। तो आइए भैया, इसी के कड़ियों में हम लोग आज दूसरी क्लास में हैं। यहाँ पर सामान्य हिंदी की चर्चा हो रही थी। सामान्य हिंदी कहने का मतलब ही है कि ऐसी समझ और ऐसी साहित्य या फिर ऐसी भाषा के प्रति हमारी क्या समझ है जिसको कि कमीशन परखना चाहता है एक योग्य विद्यार्थी साबित करने के लिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर जो आप ये पहला प्रश्न देख रहे होंगे आज की डेट का, उसमें दिया गया है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको एक प्रश्न यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और इसी कड़ी में देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 2, 4, 6, 8। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो ध्वनियों की कल्पना हिंदी में होती है वो कहीं ना कहीं से वो निश्चित रूप से दो स्तरों पर, एक को हम स्वर कहते हैं और एक है व्यंजन। स्वर या व्यंजन। स्वर के लिए परिभाषागत स्तर पर यही हम कह सकते हैं कि जब लिखने के स्तर पर तो हम दोनों को समान रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पर या कहीं पर भी। लेकिन जब उच्चारण की बात आती है या कहीं ना कहीं से हम उच्चारण की बातों पर करते हैं कि हम क्या उच्चारण कैसे होगा, तो स्वर को बिना किसी सहायता के उच्चारण किया जा सकता है और व्यंजन को स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्यंजन को अगर शब्दों के मध्य में अगर कहीं पर आधा का लिखा गया है तो इसको आप, या हलंत युक्त का है, इसका मतलब है इसका स्वर इससे निकाल लिया गया है। अब अगर स्वर विहीन व्यंजन है और सेपरेट तरीके से, यानी कि बिल्कुल अलग थलग करके लिखा गया है, तो इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इसके आगे कुछ एक वर्ण और जोड़ दिए जाएं तब जाकर के इसको, जैसे कि यहां पर पा जोड़ दिया जाए और फिर लास्ट में का जोड़ दिया जाए, तो पक्का हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों के मध्य में जब व्यंजन स्थापित होते हैं और वे यदि स्वर विहीन भी हैं तब भी उनका उच्चारण हो सकता है। कब? जब शब्दों के मध्य में आए हों या शब्दों के प्रारंभ में भी हो तो उनको दूसरे व्यंजन के स्वरों का सहयोग मिल रहा हो। अलग थलग तरीके से या निरपेक्ष रूप से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर इस हिसाब से आप देखें भी तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो बहुत सरल सा उत्तर आपका निकल के आ जाएगा कि ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। हिंदी भाषा की बात की जा रही है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है व्यंजन तो नहीं है, मात्रा भी एक प्रकार से नहीं है, विसर्ग भी नहीं है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह क्या है, किसका विभाजन है? यह कहीं ना कहीं से स्वरों का विभाजन है। स्वरों का ये जो विभाजन है ये उच्चारण में कितना समय लगा या उच्चारण काल के अनुसार इसका विभाजन किया जाता है। यदि एक इकाई मात्रा का उच्चारण हो, मतलब एक इकाई केवल मात्रा लगी हो किसी स्वर के उच्चारण में, तो वह ह्रस्व होता है। 2 इकाई मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ होता है, और यदि 2 से अधिक 3 इकाई या फिर 3 से भी अधिक इकाइयों की मात्रा लगी हो तो कहीं ना कहीं से उसे हम प्लुत कहते हैं। तो ये सब सब्जेक्टिव तरीके से आप अपने विषयों में पढ़ चुके हैं। बहुत सरल सा प्रश्न था कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। यह एक प्रकार का विभाजन है। किसका विभाजन है? स्वरों का विभाजन है, उनके उच्चारण काल के अनुसार किया गया विभाजन है। और इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर ए सही होता है। इसी में आगे हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न आप देखिए,
तो अगले प्रश्न में आप पाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? तो जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने काफी कुछ इसकी क्लास पहले भी हो चुकी है, वहां पर भी हम लोगों ने देखा है कि ये जो अंग और अह हैं, अंग और अह ये एक प्रकार से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिला करके कहा जाता है, इन दोनों के लिए ही शब्द प्रयोग होता है अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि ये ना तो पूर्णतया स्वर हैं, ना ही पूर्णतया व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये इनका जुड़ाव हम स्वरों के कैटेगरी में भी नहीं करते हैं, लेकिन ना करने के बावजूद भी जहां स्वरों की समाप्ति होती है उसके पीछे भी ये वाहित होते हैं, यानी स्वरों के साथ साथ चलते जरूर हैं, पर इनका कोई अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा इसका क्या सही उत्तर हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है कि ये अयोगवाह हैं। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि अयोगवाह स्वर हैं, ये भी कहना गलत होगा। सिर्फ इतना बोलना है कि ये हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह हैं। कौन? अंग और अह। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। इसी में चलिए अगली कड़ी है, अगला जो प्रश्न का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, यहां पर लिखा गया कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं खा, घा, जा और झा। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनियों का जो प्राणों के अनुसार विभाजन किया गया है वे 2 प्रकार का है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ठीक है ना? महाप्राण। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण, देखिए प्राण कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जैसे जो हम श्वास लेते हैं, एक प्रकार से वह हमारे लिए प्राण वायु है। वह वायु है कैसी? जिसको हम श्वास के रूप में ले रहे हैं, प्राण के तुल्य है, तो प्राण वायु। उसी प्रकार से जब ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों के उच्चारण में हमें श्वास किस में ज्यादा देना पड़ता है, उनके उच्चारण में, वह महाप्राण कहलाता है। और जिसमें हमें श्वास की कम मात्रा के साथ भी उच्चारण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अगर देखिए तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होता है? अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है ना? तो यहां पर एक चीज देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 24 यानी कि 24 और 135, 135। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसी में हम 24 में ही एक चीज और जोड़ लेते हैं, ऊष्म। ऊष्म। और यहीं पर 135 में एक चीज और हम जोड़ लेते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ। अगर हम ये जोड़ लें तो अब देखें क्या होता है। ऊष्म वर्ण की जो बात है, अगर ऊष्म वर्ण कहा जाए तो कौन सा है? श, श, स, ह, ये है। और अंतस्थ की बात की जाए तो ये कौन से वर्ण हैं? या, रा, ला और वा। अब देखिए, अब यहां पर महाप्राण और अल्प प्राण, ठीक है ना, प्राण वायु के आधार पर उच्चारण होने के कारण यह विभाजन हो रखा है। यहां पर 24 कहने का मतलब होता है कि जो वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन हैं। जैसे वर्गीय व्यंजन कहने का मतलब का से लेकर के से का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग का हो गया। ठीक है ना? चा, छा, जा, झा, या, ये चा वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से कू, चू, टू, तू, पू, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग हैं। और इसमें पंचम 25, 5 गुणे 5 यानी कि 25 वर्णों का स्थापन है, या इसमें हमें देखने को मिलते हैं। उन वर्गीय व्यंजनों का जो दूसरा और चौथा वर्ण है, जैसे कि अगर लिखा का वर्ग लिखा गया है तो का, खा, गा, घा और अंगा, ये जो लिखा गया है, अगर ऐसा लिखा भी गया है तो ये कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा, यानी दूसरा हो गया खा और चौथा हो गया घा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर का वर्ग में देखें तो क्या हो जाएगा? खा। अगर हम का वर्ग में देखें, का वर्ग में देखें
तो हमारा क्या होता है, एक तो खा और एक घा, इसे ही हम 24 बोलेंगे का वर्ग के लिए। ठीक उसी प्रकार से उसी का वर्ग में 135 यानी कि पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा का, दूसरा वर्ण होता है खा, उसको लेना नहीं है, तीसरा वर्ण होता है गा, का खा गा, तो ये हो गया गा, और उसके बाद ये आपका ना पांचवा वर्ण। तो कहीं ना कहीं से 135 अगर का वर्ग के लिए देखा जाए तो वो हो गया का गा ना। तो ये इस तरीके से हर एक वर्ग में उसके वर्णों को देखना, यानी कि जो 24 लिखा है, 24 संख्या जो है वर्गीय व्यंजन में, यानी हर वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। उसी प्रकार से हर वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। इसी के साथ साथ महाप्राण में ऊष्म ऊष्म वर्ण जो हैं, जैसे श श स ह, ये भी क्या है, महाप्राण है। और जो अंतस्थ हैं, जिनको कि हम या रा ला वा कहते हैं, यानी कि पंचमा जो वर्गीय व्यंजन है और जो कहने का मतलब ऊष्म व्यंजन है, उनके मध्य में जो बैठते हैं, ये भी अंतस्थ व्यंजन जो हैं, ये भी क्या है, अल्प प्राण है। तो अब इस हिसाब से देखिए पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण नहीं है, तो देखिए महाप्राण में खा तो है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए खा आ गया था और घा भी आ गया था, तो ये भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद है च छ ज जा, देखिए इसमें क्या आता है, जा वाले सेक्शन में देखिए, तो ये चा वर्ग के अंदर चा छा जा झा और या, ये चा वर्ग से संबंधित है। अब यहां पर कह रहे हैं कि महाप्राण नहीं है, और महाप्राण के लिए 24 तो महाप्राण ही है, तो 2 और 4 यानी कि 2, दूसरा कौन हो गया छ, और ये झा, 2 और 4 ये क्या है, महाप्राण है। लेकिन इसमें क्या है, जा कहा, जा जो है, अब देखिए जा कहाँ आ रहा, तीसरा वर्ण है, यानी कि पहला पहला दूसरा तीसरा, तो जा किसमें है, तीसरे में है, तो कहीं ना कहीं से जा क्या है, ये अल्प प्राण है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होता है। और जो यहाँ पे झा की बात की गई, झा क्या है, चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण होने से ये भी क्या हो गया, महाप्राण है, ठीक है ना। तो ये पूछा कि महाप्राण नहीं है, तो जा महाप्राण नहीं है, और महाप्राण नहीं है तो फिर ये है क्या, ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए हिंदी वर्णमाला से ही जुड़ी बातें की जा रही हैं, और इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32 है, 34 है, 33 है और 36 है। तो कितने हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें से ना तो 32 है, ना ही 34 है, ना तो 32 है, ना 34 है, ना 36 है, ये कहीं ना कहीं से 33 की संख्या आएगी, ठीक है ना। 33 की संख्या आती है। अगर टोटल वर्णों की बात की जाए तो कितने हैं टोटल वर्ण, टोटल वर्ण तो हमारे आ जाएंगे 52, यानी कि 52 उनकी संख्या है। उनकी संख्या कितनी है, 52 कही जाती है भैया। और इसी में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर स्वर की बात की जाए तो 11 तो जो है आपके स्वरों की संख्या है। अगर देखी जाए 11 वर्ण जो आपके छोटा आ, बड़ा आ इस तरीके से करके आते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 11 है। हम अयोगवाह को बाद में देखते हैं। उसके बाद अब जब आप व्यंजनों पर आएंगे तो 25 जो है आपके क्या है, वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। ये 25 आपके वर्गीय व्यंजन है, ठीक है ना। जब व्यंजन खत्म होते हैं पा फा बा भा मा, उसके बाद आता है या रा ला वा, ठीक है ना। तो उसी के बाद जो है या रा ला वा, यानी कि 4 जो आपके हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, 4 उनकी संख्या है ना। पा फा बा भा मा या रा ला वा, उसके बाद श ख श ह, यानी कि फिर अगले 4 जो हैं वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अगले 4 जो है वो उनकी संख्या क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद पा फा बा भा मा या रा ला वा शाखा शाह छत्र ज्ञा श्रा, यानी कि 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन भी हैं। तो आपके 4 जो है वो क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है।
4 संयुक्त व्यंजन है, यहीं पर 2 जो है आपके द्विगुण व्यंजन हैं, जिनको कि आप क्या बोलते हैं, ड़ और ढ़, ठीक है ना। हाँ, ये आपके हो गए द्विगुण व्यंजन, 2 संख्या इनकी है। और इस हिसाब से अगर आप देखिए द्विगुण व्यंजन हो गए, इसी में अब आप देखिए अब जो अयोगवाह है उनकी भी संख्या 2 है, उन अयोगवाह में से एक आपका जो है अनुस्वार है, एक क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। और एक आपकी संख्या जो है वो विसर्ग की है, अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि ये दोनों जो मिला करके हैं ये अयोगवाह, ठीक है ना। तो 2 अयोगवाह हो गए, अयोगवाह, ठीक है ना भैया। तो अब आप देखिए कितना लगभग हो जा रहे हैं, 25, 10, 35, 1, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक है ना। तो ये टोटल जो आपकी पूरी संख्या आ गई, ये आ गई 52 की, ठीक है ना, 52 की। तो यहां पर अगर अब देखा जाए, यहाँ पे हिंदी व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कहीं ना कहीं से ये यहाँ वर्गीय व्यंजन से शुरू होते हैं। तो 25 वर्गीय व्यंजन, 25, 4 आपके हो गए 29, 29 और 4 ऊष्म व्यंजन को अगर यहां तक जोड़ लिया गया तो 29, 4, 33 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ इतने यानी कि वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन्हीं तीनों को मिला लिया गया, तो हमारे जो ऑप्शन में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 33 की संख्या आएगी, 25, 4, 29, 4, 33। अब अगर इसमें हम संयुक्त व्यंजन को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, 33, 4, 37, कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, 36 दिख रहा है, इसलिए ये आंकड़ा ले नहीं सकते। ये क्या 32 का आंकड़ा कर रहे हैं, तो 25, 4, 29, 4, 33 होता है, 33 तक तो हमें ठीक ठाक हम ले भी सकते हैं। तो एक किसको छोड़ दें, तो 32 इसलिए नहीं चुन सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर 32 को भी नहीं चुने। उसके बाद 34 है, तो 34 भी क्या है, अब देखिए 25, 4, 29, 4, 33, तो एक किसको और ज्यादा ले लें कि 34 हो जाए, 33 तो यहीं तक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये जो है 34 को भी नहीं ले पाते। लेकिन ये हमारा 25, 4, 29, 4, 33, यानी ये टोटल जो है 33 की संख्या बनाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके सेट करना चाहें कि ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर निकालें, ना हम 52 अगर दिया गया है तब कौन सा चुने, तो उसमें हमको यहाँ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम 25 जो वर्गीय व्यंजन वहां से शुरू होते हैं, फिर उसमें से एक एक खंड जोड़ लें, अगर और खंड जब जोड़ेंगे तो पूरा पूरा खंड जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें से एक घटा दें एक जोड़ लें, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो 32, 34 और 36 की संख्या है, ये कहीं ना कहीं से या तो एक आध इनमें से कहीं से घटा के बताने की कोशिश की जा रही होगी या जोड़ करके, तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो जिनको भी लेंगे, जिनको भी शामिल करेंगे, उनको उनकी पूरी पूरी संख्या के साथ शामिल करते हैं। तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या बन जाता है, 33 बन जाता है। तो ठीक है भैया, ये चीजें भी हो गई। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या कहा जा रहा अब कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। ए कह रहे हैं अवयव कहलाता है, बी कह रहे हैं प्रत्यय कहलाता है, सी कह रहे हैं समास कहलाता है, और डी कह रहे हैं संधि कहलाता है। तो यहाँ तो कलरफुल कर ही दिया गया है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं कि 2 वर्णों के मेल से, अब देखिए कोई भी एक वर्ण हो और कोई एक दूसरा वर्ण हो, अगर ये दोनों वर्ण मिलें तो एक तो पहली बात मेल हुआ, मेल, वर्णों का मेल, ठीक है ना, वर्णों का मेल हो जाए। लेकिन मेल होने के साथ साथ एक शर्त यह भी है कि इस मेल में किसी न किसी प्रकार का विकार जरूर होना चाहिए। विकार, या उसको आप अपनी भाषा में समझ लीजिए परिवर्तन जिसको कहा जाता है, यानी कि विकार या परिवर्तन निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर विकार या परिवर्तन रहेगा, हो मतलब 2 वर्णों के मिलने से विकार या परिवर्तन होगा, तभी उसे हम संधि कहते हैं, तभी उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है ना। ये है, अगर यहां पर मेल हो, मेल तो हो जाए, पर विकार या परिवर्तन ना उत्पन्न हो रहा हो, तो उसे हम संयोग कह सकते हैं, संयोग वर्ण, संयोगित वर्ण या वियोगित वर्ण, इस प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन उसे संधि नहीं कह सकते। संधि कहने की शर्त एक ही होगी कि उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विकार होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें आप स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, किसी भी प्रकार की संधि हो, पर उसमें जब वर्णों का मेल होगा तो विकार निश्चित रूप से होगा। तो इस प्रकार से इनकी जो परिभाषा है, विकार या परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से फिर इसे हम संधि ही कहते हैं, ठीक है ना। और यहां पर देख लीजिए अवयव क्या होता है, अवयव तो किसी एक संपूर्ण की किसी एक छोटी इकाई,
किसी संपूर्ण से ली गई उसकी एक इकाई को हम अवयव के रूप में कह लेते हैं। यहीं पर प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे ऐसे वर्ण या अक्षर या शब्द जुड़ करके जब शब्द के पर्याय को परिवर्तित कर दें या बदल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। सरल भाषा में कहें तो शब्दों के पीछे जो वर्ण या अक्षर जुड़ते हैं, अगर कोई शब्द है और इस शब्द के पीछे कोई वर्ण या अक्षर जुड़ रहा है तो ये पूरी स्थिति क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। ठीक इसके उलट अगर हम देखें कि कोई शब्द यहां पर दिया गया है और यदि इसके आगे कोई वर्ण या अक्षर जुड़ जाता है तो यह पूरी की पूरी स्थिति को हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय की बातें। संधि इसमें इसका उत्तर हो गया, वो आपने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ये देखिए कौन सा स्वर है वह संधि का भेद नहीं है। तो आपने जैसा देखा है कि स्वर संधि के जो है 5 भेद सामान्यतया हम सब हिंदी में पढ़ते ही हैं। स्वर संधि के 5 भेद हम सब हिंदी में पढ़ते हैं। अब यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शन से आप देख करके भी जान सकते हैं कि क्या उसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे 5 में अगर देखा जाए तो एक हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। एक है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। एक है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। उसके बाद है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। उसके बाद है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 जो प्रकार दिए गए हैं यही हमारे स्वर संधि के हैं, ठीक है ना। इसका संस्कृत में जो सूक्ति होती है या सूत्र होता है, जैसे दीर्घ स्वर संधि का होता है अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अब इसका माहेश्वर सूत्र के हिसाब से बहुत अच्छा सा व्याख्या होती है तो बहुत आसान लगने लगता है। जिन्होंने संस्कृत निष्ठ तरीके से संधि को पढ़ा होगा उनके लिए संधि बिल्कुल खेल के जैसा हो जाता है। बाकी उसके बाद फिर रटने जैसा होता है या फिर किसी ट्रिक बेस में ही आप चीजों को अपने पास रख पाते हैं। फिर उसी में आप देखिए गुण स्वर संधि, आद गुण, इसका सूत्र हो जाएगा। वृद्धि रेचि, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र हो जाता है। उसी के बाद ये देखिए यहाँ पर यण स्वर संधि दिया गया है ना। इको यणचि, यण स्वर संधि का सूत्र है। और एचो अयवायावह, ये हो जाता है अयादि स्वर संधि का सूत्र। तो ये 5 प्रकार के जो है ये स्वर संधियां होती हैं। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं कि स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए दीर्घ स्वर संधि तो है, ठीक है ना। गुण स्वर संधि भी है, वृद्धि स्वर संधि भी है, लेकिन अनादि स्वर संधि नहीं है। ये क्या है? ये नहीं है, ये अनादि लिखा है। अगर यहाँ पर अयादि लिखा गया होता, अयादि लिखा गया होता तब यह निश्चित रूप से स्वर संधि का भेद बन जाता, लेकिन अनादि एक शब्द है, उसका अपना अर्थ है, ठीक है। आदि, अनादि, अनामय, अविचल, अविनाशी, आप लोग पढ़ते भी हैं आरती में। तो यहाँ पर अनादि शब्द के अपने अर्थ हैं, लेकिन यह संधि का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक अगला भी आपको मिल जाएगा। अगला क्या कहता है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि उड्डयन, उड्डयन, ध्यान से देखिएगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। एक शब्द दे दिया गया है उड्डयन और उसके संधि विच्छेद की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? उत धन डयन, ये होगा उड धन डयन, उत धन आयण और उद उद धन आयण। तो इसमें क्या सही होगा? ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आयण आयण कर दिया गया, ये तो चीजें सही नहीं है। अब आप ऊपर के 2 में से आप देख सकते हैं कि क्या सही होगा और क्या सही नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पर यही चीज देख लेना चाहिए सबसे पहले कि जब संधि में 2 वर्ण मेल कर रहे हों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई एक वर्ण होगा, एक वर्ण कोई यहाँ पे होगा, इससे जुड़े हुए और शब्द इधर होंगे, इससे जुड़े हुए और शब्द इधर होंगे। तो सबसे निकटस्थ जो 2 वर्ण मेल करते हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि इसमें यहाँ पर जो वर्ण लिखा गया है ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार
किस प्रकार का भेद है, यानी स्वर है या व्यंजन है। तो यहां पर देखिए उत लिखा गया। अच्छा, स्वर और व्यंजन भी जब कहा जाता है तो पूर्ण रूप से जो स्वर विहीन व्यंजन हो केवल उसकी बात की जाती है यहां पर संधि के मामले में। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर का लिखा गया हो, ठीक है, तो का को इस समय हम फिलहाल यहां पर व्यंजन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी स्वर निहित है। इसका स्वर जब इससे निकालेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से इसमें से का में हलंत लगाएंगे, हलंत लगाते इसमें छिपा हुआ स्वर अ, छोटा आ, ये स्वर छिपा हुआ ये बाहर निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं से अब इस का के जो दाहिनी तरफ सबसे जाएगा वो छोटा आ जाएगा, तो का तो छिटक के इधर आ गया। तो इसलिए अब अगला जो कोई शब्द होगा वो यहाँ वर्ण मतलब जो वर्ण होगा वो यहाँ पे होगा, अब उससे इसका मेल होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से लिखे हुए स्वरूप में नहीं, बल्कि इस तरीके से लिखे हुए स्वरूप को हम व्यंजन कहते हैं संधि के मामले में। तो यहां पर आप यही देख लीजिए कि यहां पर उत में हलंत लगा है, यानी कि ता अगर ऐसे है तो इसका ता यहां पर जब हलंत लगाया गया तो इसमें छोटा आ कहीं ना कहीं निकल चुका है। तो निश्चित रूप से ये क्या है, पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से क्या है, व्यंजन है, स्वभाव से क्या है, व्यंजन है। ठीक है ना। तो यहां पर ये ता जो है व्यंजन है, तो ठीक है भाई, व्यंजन है। तो कुल मिला, अच्छा इसमें भी देख लीजिए डा है, डा में भी हलंत लगा हुआ है, तो यह भी क्या है, व्यंजन है। तो एक बात याद रखिएगा कि स्वर संधि के पहचान क्या है, कि उसके जो दोनों वर्ण होते हैं, यानी कि जो जो पूर्ववर्ती वर्ण होता है और जो उत्तरवर्ती वर्ण होता है, ये दोनों ही वर्ण जब स्वर होते हैं तब जाकर के हमारा स्वर संधि बनता है। ठीक है ना। अगर अगर इसमें से पूर्ववर्ती वर्ण स्वर ना हो करके अगर यहां पर व्यंजन हो, अगर पूर्ववर्ती वर्ण यहां पर जो है यह अगर व्यंजन हो तब जो है हमारा यहां पर क्या बनेगा, स्वर संधि नहीं बनेगा, तब यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगा। अब व्यंजन संधि तो बन जाएगा, लेकिन यहां पर चूंकि ऑप्शन में भी दोनों में स्वर विहीन व्यंजन का की ही बात की गई है, इसलिए ये दोनों भी, पहली बात तो निश्चित हो गया कि ये दोनों ही क्या हैं, व्यंजन संधि हैं। ठीक है ना, स्वर संधि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी रूल काम करेगा, जो नियम काम करेगा, वो व्यंजन संधि के अनुसार काम करेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए कि अब इसमें से कौन सा आप सही मानते हैं। उड्डयन में इसमें देखना पड़ेगा। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि उड्डयन में संधि विच्छेद, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है ना। तो इसमें जरा ध्यान से अगर देखिए, इसमें अगर देखिए उड्डयन में ये जो आधा डा और डा लगा है, ये वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यह संधि के एक जो नियम है व्यंजन संधि का, उसका उल्लंघन करता है। और व्यंजन संधि के अगर नियम के अनुसार देखें तो ये जो हमारा ए वाला ऑप्शन है यही हमारा सही होता, उत्ढन डयन, उड्डयन। ठीक है ना। तो यहां पर भी आप ये चीज देख सकते हैं। तो जैसे एक नियम क्या है कि अगर का, च, ट, त, प, ठीक है ना, का, च, ट, त और पा, यानी सब पे हलंत लगा, यानी कि स्वर विहीन तरीके से हैं। अगर ये वर्ण आए हों, ठीक है, अगर ये वर्ण आए हों और इसके बाद प्लस करके जो हमारा अगला मतलब उसके परवर्ती व्यंजन जो होगा वह अगर 34 यानी कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा और चौथा वर्ण आया हो, और या तो स्वर व्यंजन, स्वर वाले कोई वर्ण आए हों, या फिर अंतस्थ कोई भी वर्ण आया हो या अलावा में से, तो होता क्या है, इसमें उसी वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर जैसे ता आया है तो जाहिर सी बात है कि ये ता आ गया। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 34, तो टा वर्ग में अगर देखें ट ठ ड, यानी कि ये तीसरा वर्ण जो है डा इसमें आया हुआ है, डा। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से मिल रहा है, यानी ता और ड मिल रहा है। तो ये कह क्या रहे हैं कि इस हिसाब से परिणाम जो इसका निकलेगा वो कहीं ना कहीं से
तीसरा वर्ण, उसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, ठीक है ना। तो तीसरा वर्ण जो हमारा डा ही होता है, त ठ ड, त थ ड, है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये दो डा हो जाएंगे इस तरीके से, यानी आधा डा और पूरा डा, इस रूप में आ जाएगा। और तब जाकर के हमारा क्या सही हो जाता है, ता का ये डा में परिवर्तित हो गया, तो हमारा ये बन जाता है उड्डयन, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही है। बाकी हिंदी के व्याकरण के लिए जब संस्कृत में इस तरीके से पूरी जो व्याकरण की पहले भी हम लोगों ने क्लासेस चलाई हुई हैं, अगर उसमें भी आप जाकर के देखेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी, बहुत शुरुआती दौर की बातें हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा कि सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। सच धन छात्र है, सत धन शास्त्र है, सत धन छास्त्र है, या फिर सच धन शास्त्र है। तो इसमें भैया क्या हो जाएगा, तो यह भी देखने वाली बात है। एक तो पहली बात तो इसमें ये चीज बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए कि सब में देखिए हलंत लगा है, हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक तो ये पक्की बात हो गई कि ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की एक पहचान भी यहीं से पक्की होती जा रही है। आप इस अध्ययन में यह भी एक चीज देख पा रहे होंगे इस रिवीजन में, कि व्यंजन संधि को पहचानने का भी बहुत आसान तरीका है कि कोई न कोई पूर्ववर्ती वर्ण निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और स्वर विहीन व्यंजन होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब यहां पर सत धन शास्त्र है, सत धन छात्र है, तो भैया इसमें अब आपको बताना है क्या। तो देखिए सत धन छात्र ये तो सही नहीं है, उसके बाद सत धन छात्र छा ये भी सही नहीं है, सच धन शास्त्र सच्छास्त्र ये भी ठीक नहीं होगा, सत धन शास्त्र, ठीक है ना। तो सच्छास्त्र ये जाकर के बन जाता है हमारा सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, ठीक है ना। ये हो जाता है एक व्यंजन संधि के नियम के अनुसार कि जहां पर आधा ता और बड़ा शा मिल करके जो है वो चा में उसका निरूपण हो जाता है, चा और आधा छा में निरूपण हो जाता है, चा यानी कि हलंत युक्त चा और छा ये बन जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधा चा और छा, इस तरीके से। तो ये हमारा इस लिहाज से देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं समास। समास में क्या कुछ है, जैसे देखिए जो एक प्रश्न यहां पर लिखा मिल जाएगा कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए समास के पदों को अलग करने के लिए विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि संधि के साथ विच्छेद होता है, हालांकि संधि का विग्रह भी होता है, उसका विलोम अगर देखा जाए, लेकिन व्याकरणिक धरातल पर अगर हम देखते हैं तो संधि का विच्छेद हम प्रश्नों में भी पाते हैं, तो विच्छेद शब्द तो नहीं होगा। समास के पदों को अलग करने को बदलाव भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और समास के पदों को अलग करने को हम क्या, विभक्ति भी नहीं कह सकते हैं। तो समास के लिए जो है उसके पदों को अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, ठीक है ना। समस्त सामासिक पदों का जो एकत्रीकरण होता है उसे समास कहते हैं, और जब उसका विखंडन होता है, उसको अलग अलग करते हैं, तो उसको विग्रह कहा जाता है। तो यहां पर हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहां पर देख सकते हैं, अच्छा अच्छा, जब आप शुरू में पढ़े रहे होंगे तो उसमें एक लाइन हम लोगों, मैंने खुद अपनी बनाई थी, उस समय मैंने आपको बताया भी रहा होगा कि बहुब्रीहि में अन्य पद रहावत है। बहुब्रीहि समास की खासियत क्या है कि इसमें अन्य पद, आप कह सकते हैं अन्य पद, या फिर इसको कह सकते हैं अन्य अर्थ, अन्य पद कह लीजिए या अन्य अर्थ कह लीजिए, ठीक है ना। रहता ही है कि जो उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा शब्द का, उस शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो पिक्चर माइंड में कहीं किसी और चीज की बनती है। तो जैसे इसमें अगर देखा जाए तो जब भी हम कहते हैं दशानन,
ठीक है ना। तो दशानन कहीं ना कहीं से कहने के बाद हमारे मस्तिष्क में जो फिगर बनता है वो रावण का बनता है। तो कहने का मतलब दशानन शब्द तो है लेकिन इसका कोई अन्य अर्थ होगा या अन्य पद के रूप में देखा जाएगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, त्रिभुज दिया गया है यानी कि 3 भुजाएं हों तो द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पहला पद आवत है। तो द्विगु में गणना पहला पद आवत है, यानी कि ये अगर त्रिभुज को देखेंगे तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है ना। अब इसी तरह से नवरात्र, यानी कि यह भी एक प्रकार से क्या है, नवरात्रि, नवरात्रि की बात कर रहा है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है। इसी तरह से त्रिलोक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, द्विगु समास हो जाएगा। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो जो दशानन है ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो देखिएगा यथासंभव यानी कि पहला पद जो है अव्यय के स्वरूप में हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे कहा जा रहा है यथासंभव, तो यथासंभव में ये जो पहला शब्द यथा है, यथा, यथा, अगर आप इसकी बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यथा क्या है, यथा एक प्रकार का अव्यय है। यथा क्या है, अव्यय है। तो ठीक है ना, तो अव्यय होने के कारण जो है यह अव्ययी भाव समास के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए यथा शब्द, अच्छा यथा जिस में भी जुड़ेगा, जिस भी शब्द में जुड़ेगा वह समास क्या कहलाएगा, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो जैसे ये भी हो सकता है कि यथा, यथा शक्ति भी हो सकता है। ठीक है ना, यथा शक्ति, यथा संभव। ठीक ना, ये हो सकता है। तथा भक्ति हो सकता है, बेघर हो सकता है ना। इसमें बे जो है उर्दू का शब्द है और इस हिसाब से यह भी एक प्रकार से क्या अव्ययी स्वरूप में है, तो इसलिए ये भी हो गया। ठीक है ना, बेआबरू हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। घर घर, जैसे दो शब्दों को ही मिला करके एक अव्ययी स्वरूप प्रदान कर देना, घर घर कहना। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार से अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ठीक है भैया, तो ये आपका यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो ठीक है, इस प्रकार से चर्चाएं हम लोगों की चलती रहेंगी। और आज का ये जो कक्षा का समय होता है ये तो पूर्ण होता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये कक्षाओं में एक निरंतरता बनी रहेगी। कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। बाकी हम कहीं से भी आपको ये भी प्रभावित नहीं करना चाहते हैं कि आप जिस गति से चल रहे हैं उस गति में चलते रहिए। जब आपको समय मिले, फुर्सत मिले तो एक बार निगाह इधर भी डाल लीजिए, हो ना हो कहीं ना कहीं आपको इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी तैयारियों में। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, तो उस समय डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग एक साइड में खड़े होकर के मार्गदर्शक की भूमिका में आपसे जुड़े ही रहे हैं और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं तक के लिए और हमें इजाजत दीजिए। मैं शशधर दुबे अब आपसे विदा लेता हूं अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।